टू में सर पुराना भी आएगा ना? हाँ, पुराना भी आएगा। ओके सर। सारा पुराना से कम क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब 15-20% विल बी फ्रॉम पुराना, जिससे कि तुम्हारा रिवीजन हो जाए, और 80% विल बी फ्रॉम दीज न्यू चैप्टर्स। मतलब हम लोगों ने पिछले बार मेरे ख्याल से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तक पूछा था या फ्रिक्शन तक पूछा था? सर फ्रिक्शन तक। फ्रिक्शन तक पूछा था। तो वर्क एनर्जी, पावर और सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम, कोलिजन और रोटेशन, इससे ज्यादा क्वेश्चंस होंगे। पुराने वालों से थोड़े बहुत क्वेश्चंस होंगे। ओके सर। चलिए, ये पहला क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। ये तो क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में किया भी है, याद है ना? यस सर। एक सेकेंड ट्राई करो आप लोग बच्चों, एक सेकेंड। सॉरी बच्चों, किसका किसका आया आंसर? सर सेकंड ऑप्शन। हाँ, सेकंड ऑप्शन है आंसर।
देखो यहाँ पे, सॉरी बार बार ये चला जा रहा है. So a mass m moves in a circle on a smooth horizontal plane with velocity v naught at a radius r naught. The mass is attached to a string which passes through smooth hole in the plane as shown. The tension in the string is increased gradually and finally m moves in a circle of radius r by 2. तो पहले मूव कर रहा था रेडियस r नॉट पे, स्पीड v नॉट पे, बाद में r नॉट बाई 2 पे पहुंच गया, उसका स्पीड निकालना है. तो पहले तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कर दो, क्योंकि कोई भी इस पे एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है ना, और एक्सटर्नल टॉर्क जो लग भी रहा है उस स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, प्लेन है, तो कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, और जो टेंशन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास कर रहा है. तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से, by conservation of angular momentum, we will have mv naught into r naught is equal to mv into r naught by 2 हो गया. अब ये m कैंसिल हो गया, r naught कैंसिल हो गया, तो v is equal to 2v naught हो गया. अब आपको काइनेटिक एनर्जी बोला है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m into 2v naught का होल स्क्वायर, तो मतलब 4mv naught स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 2mv naught स्क्वायर. क्लियर है? यस सर. ये काइनेटिक एनर्जी हो गया. तो ये इसका सेकंड ऑप्शन आंसर. क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट पे चलते हैं. आया बच्चों? सर थर्ड ऑप्शन. हाँ, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर. देखो क्या कह रहा है, रॉड ऑफ वेट W इज सपोर्टेड बाय टू पैरेलल नाइफ एजेस A एंड B. तो हमारे पास एक रॉड है, वेट W है, और दो नाइफ एज से ये सपोर्टेड है, राइट, A एंड B, and is in equilibrium in a horizontal position. The knives are at a distance d from each other. Knife के बीच का जो distance है, it is d from each other, right? The center of mass of rod is at a distance x from A. Center of mass जो rod का है, इसका जो distance A से है ये x है, तो ये B से जो इसका distance होगा ये कितना हो जाएगा, d minus x हो जाएगा, और ये वेट W हो गया मान लीजिए. The normal reaction on A is, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो N of A है, और यहाँ से जो नॉर्मल रिएक्शन है इससे मिल रहा है NB मिल रहा है. अब कह रहा है कि
इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है मतलब रोटेशनल और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम दोनों होगा। तो बाय ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम अगर हम लोग लिखते हैं, सो फ्रॉम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम we have Na plus Nb is equal to W, और Na इंटू एक्स, अब इस पॉइंट के अबाउट ना इसका हम लोग जो है, या बी पॉइंट के अबाउट हम लोग को Na निकालना है ना, तो बी पॉइंट फिक्स, बी पॉइंट के अबाउट रोटेशनल इक्विलिब्रियम कर देते हैं। तो बाय रोटेशनल इक्विलिब्रियम अबाउट बी, बी पॉइंट के अबाउट लिखेंगे तो ये Na क्या है, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है, और W क्या है, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है। ठीक है, सो ये हो जाएगा N इंटू Na इंटू डी इज इक्वल टू W इंटू डी माइनस एक्स। Na का वैल्यू निकालना है, सो W इंटू डी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई डी। तो इससे हमारा Na का वैल्यू निकल जाए। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. सो इसीलिए इसका ऑप्शन 3 आंसर। लिख लिया सबने? Yes, sir. Yeah. नेक्स्ट कीजिए। So third option. हाँ, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्या कह रहा है? 3 आइडेंटिकल स्फेरिकल सेल्स each of mass m and radius r are placed as shown in the figure. Consider an axis. तो 3 आइडेंटिकल, देखो इसका पहले वाले सेल का हो जाएगा, सेल है स्फेरिकल सेल है 2/3 mr²। इस वाले का सेंटर के अबाउट तो होता है 2/3 mr²। तो सबका नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 2/3 mr² पहले वाले का। दूसरे वाले का 2/3 mr², और इसमें mr² और ऐड कर देंगे क्योंकि तुमने इसको थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से शिफ्ट भी करना है यहाँ पे।
r डिस्टेंस से, उसी तरह इसका भी 2/3 mr² सेंटर के अबाउट, और उसको शिफ्ट कर देंगे mr² से, तो प्लस 2/3 mr² प्लस ऑफ mr²। इन सबको ऐड कर लो, 2/3 2/3 2/3, तो क्या हो गया 6/3, मतलब 2 mr² और mr² प्लस mr² 2 mr², तो 2 mr² प्लस 2 mr² सब मिला के 4 mr² हो गया। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 mr²। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया? Yes, sir. नेक्स्ट ट्राई कीजिए। Sir, second option. 19th का, हाँ सही है, सेकेंड ऑप्शन है। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, एन ऑटोमोबाइल मूव्स ऑन अ रोड विथ अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, राइट? तो v इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर, 54 इंटू 5/18,
So this is 15 meter per second. Radius of the wheel is 0.45 meter. R is equal to 0.45 meter. And the moment of inertia of the wheel about its axis, I is equal to 3 kg meter square. If the vehicle is brought to rest in 15 seconds, time is equal to 15 seconds. The magnitude of average torque transmitted by its brake to wheel is, so average torque transmitted by its brake, torque is equal to I into alpha हो जाएगा, right? तो V आपका पता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू V by R होता है 15 by 0.45, right? So which is equal to 1500 by 45. 15 3 is a 100 times 100 by 3 रेडियंस पर सेकेंड. ये ओमेगा का वैल्यू आ गया. अब अल्फा का वैल्यू जो है, देखो इनिशियली ब्रॉट टू रेस्ट, तो अब जब आप इसको रेस्ट पे ला रहे हो, सो अल्फा विल बी इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज 100 by 3 divided by time 15, right? So this is 100 by 45 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर. अल्फा निकल गया. टॉर्क निकालना है आई इंटू अल्फा. नेगेटिव इसलिए नहीं ले रहे हैं ना बच्चों, क्योंकि हम लोग को ब्रेकिंग टॉर्क ही निकालना है, ब्रेक से ही टॉर्क निकालना है, तो वो नेगेटिव में हम लोग को मैग्नीट्यूड बस निकालना है, तो इसीलिए नेगेटिव साइन नहीं ले रहे. आई इंटू अल्फा 3 इंटू 100 by 45, 3 से करेंगे 15, 5 3s and 5 20 times 20 by 3, which is equal to 6.67 kg meter square per second. क्लियर बच्चों? आगे समझ? लिख लिया सभी ने? Yes, sir. नेक्स्ट कीजिए.
Sir, first option. हाँ, फर्स्ट ऑप्शन सही है. कैसे किया? सर सबसे पहले इसमें हमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला और फिर इसका काइनेटिक एनर्जी से मतलब उसमें इक्वेट कर दिया और उससे फिर वर्क डन निकाल लिया. R से डिफरेंट, X से डिफरेंट. वर्क डन तो तुमको पूछ रहा है कि मिनिमम कब होगा बेसिकली. इतना ठीक है, आई निकाला है. बेसिकली क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो क्या लिख रहा है. क्या है? पॉइंट मासेस m1 एंड m2 आर प्लेस्ड एट द ऑपोजिट एंड ऑफ ए रिजिड रॉड ऑफ लेंथ है. तो हम लोग के पास दो पॉइंट मासेस है, m1 और m2. दे आर प्लेस्ड एट ऑपोजिट एंड्स ऑफ ए रिजिड रॉड ऑफ लेंथ है. पूरा लेंथ l का रॉड है एंड नेग्लिजिबल मास, इसका अपना कोई मास नहीं. The rod is to be set rotating about an axis perpendicular to it. Okay. The position of point P on this rod through which the axis should pass so that the work required to set the rod rotating with angular velocity omega naught is minimum. तो minimum work होने के लिए, ठीक है, minimum work होने के लिए इसका जो I है वो minimum होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि angular velocity से move करेगा, displacement तो fixed ही है, राइट. बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो फिक्स ही होगा. चेंज क्या कर सकता है? आई चेंज कर सकता है. तो मिनिमम आई कब होगा? जब वो सेंटर ऑफ मास से पास करेगा. सो आई इज मिनिमम व्हेन एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास. तो इसका मतलब यहाँ पे m1 इंटू एक्स is equal to m2 into l minus x हो गया. ठीक है. सो अब इसका मतलब क्या हो गया? m1x plus m2x is equal to m2l और x is equal to m2l divided by m1 plus m2. क्लियर है बच्चों? सो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा. लिख लिया? Yes, sir.
सर -1। क्योंकि फर्स्ट का हाँ -1 है आंसर। कैसे निकाला? सर सर एंगुलर फोर्स का नेट टॉर्क 0 हो जाएगा, फिर उससे मल्टीप्लाई करके आ गया अल्फा की वैल्यू। सर R क्रॉस F होगा ना इसमें? एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाएगा मतलब, अरे भाई टॉर्क को 0 करेंगे ना, एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखना है ना बच्चे। तो एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू 0, राइट। फॉर angular momentum to be conserved, torque is 0. That means R cross F is equal to 0. तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, I J K, राइट, और R मतलब 2 - 6 - 12, और जो ये फोर्स का वैल्यू है अल्फा 3 और 6, ठीक है। अब ये इज इक्वल टू 0 है। सो अब ये वैल्यूज कैलकुलेट कीजिए, इसके अबाउट, आई के अबाउट अगर हम लोग खोलते हैं, सो आई इंटू पॉजिटिव माइनस प्लस, तो -36 और +36 0 ही हो जाएगा। जे के अबाउट करेंगे 12 और +12 अल्फा जे, और के अबाउट करेंगे 6 + 6 अल्फा के इज इक्वल टू 0। तो इंडिविजुअली इन सभी का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, मतलब 12 + 12 अल्फा 0 हो गया, अल्फा का वैल्यू -1 हो गया। इसको भी 0 करोगे तो भी अल्फा का वैल्यू -1 है, तो अल्फा का वैल्यू -1। क्लियर बच्चों? यस सर। लिख लिया सबने? सर जो 0 के बाद वहाँ पे माइनस नहीं होना चाहिए? हाँ 0। अच्छा नहीं नहीं, ठीक ओके है, ओके। पता है वो जे, चलो माइनस कर लो, यहाँ माइनस होना था, मान लो -j और उसके बाद -36, तो बात बराबर ही है, फिर 0 ही हो जाएगा। हाँ ठीक, थैंक यू सर।
क्या नहीं हो रहा है तुम लोग से? मोमेंटम को कंजर्व करो, हो जाएगा। देखो क्या करेंगे, द रेडियस ऑफ रोटेटिंग स्फीयर डिक्रीजेस बाय 2%। सो देखो एक स्फीयर है, ठीक है, मान लो इसका रेडियस आर है ना, और ये रोटेट कर रहा है। सो रेडियस ऑफ रोटेटिंग स्फीयर decreases by 2% keeping the mass constant। r डैश हो गया, r डैश इज इक्वल टू, ये 2% डिक्रीज कर गया, मतलब 0.98 r हो गया, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। सो 2% डिक्रीज हो गया। अब कह रहा है कि आपको क्वेश्चन में द रेडियस ऑफ रोटेटिंग स्फीयर डिक्रीजेस बाय 2% कीपिंग द मास कांस्टेंट, द चेंज इन इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सो देखो आई ओमेगा इज इक्वल टू आई ओमेगा डैश, आई डैश ओमेगा डैश, राइट। अगर इसका जो पहले आई था वो 2/5 mr² ओमेगा है, अब जो होगा दैट इज 2/5, m तो सेम होना है, r डैश स्क्वायर ओमेगा डैश, 2/5m 2/5m कट गया। बेसिकली बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, so by conservation of angular momentum, हम लोगों का ये r स्क्वायर ओमेगा इज r डैश स्क्वायर ओमेगा डैश। अच्छा, इसके अलावा जो काइनेटिक एनर्जी होगा, राइट, एंगुलर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे। और हमें पता है कि आई इंटू ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम, राइट। अब इसके बीच में अगर आपको रिलेशन निकालना है ना, तो आप ये देखो कि जो काइनेटिक एनर्जी और लीनियर एंगुलर मोमेंटम के बीच में अगर आपको रिलेशन निकालना है, सो आई ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं, एल का वैल्यू, एल ओमेगा बाई 2 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, राइट। सो हमारा जो ये रेडियस के चेंज होने से चेंज क्या हो रहा है, हम लोगों का इसका वैल्यू चेंज हो रहा है, राइट। सो एल का जो वैल्यू है दिस इज आर स्क्वायर ओमेगा एंड आर डैश स्क्वायर ओमेगा डैश। सो काइनेटिक एनर्जी देखोगे, बिकॉज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एल, so kinetic energy will also be proportional to kinetic energy is also proportional to r square। so kinetic energy जब r square के proportional हो गया है ना, so अब अगर आप कह रहे हो कि जो r square के proportional, तो 2% से इसको डिक्रीज कर रहे हो, चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये 2% से डिक्रीज करेगा तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में क्या आएगा, 4%, डबल हो जाएगा, स्क्वायर है ना इसका, तो मतलब 4% से चेंज आएगा, तो ऑप्शन 3 है इसका। Is it clear?
क्लियर है बच्चों? यस सर। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखो हम लोग जैसे वहां पे करते थे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, राइट? यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 2i लिख सकते हैं। कैसे? एल स्क्वायर क्या हो गया? आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो गया, राइट? और इसके आई से डिवाइड कर दोगे तो एल स्क्वायर बाय आई इज इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर, राइट? अब हम लोग को हाफ आई ओमेगा स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे दोनों तरफ ये कर लो, एल स्क्वायर बाय 2i इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये एल स्क्वायर बाई 2i हो गया। अब मतलब कि काइनेटिक एनर्जी, राइट, काइनेटिक एनर्जी, अब हम कह रहे हैं कि एल कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। सो मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर, जो आई का वैल्यू एम आर स्क्वायर होता है। ये वाला ज्यादा अच्छा मेथड है इसको करना है। काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, तो ये डिक्रीजेस बाय 2%, तो इट विल इंक्रीज काइनेटिक, ये रेडियस अगर 2% से डिक्रीज कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी 4% से इंक्रीज करेगा। सो काइनेटिक एनर्जी increases by 4%. ठीक है, दिस इज द राइट वे ऑफ डूइंग इट। क्लियर है बच्चों? यस सर। लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया सर। Try doing this.
नहीं हो रहा बच्चों? व्हाट विल बी द वैल्यू? हाँ, थर्ड ऑप्शन। थर्ड तो शायद नहीं है। नहीं, थर्ड नहीं है बेटा। देखो समझो क्या बोल रहा है। कह रहा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ अ ट्रक इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर ट्रक ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, राइट, तो इसमें पीछे के तरफ जो स्यूडो फोर्स लगेगा, इस पे पीछे की तरफ एम ए लगेगा ना बच्चों, स्यूडो फोर्स पीछे की तरफ, और ये Yes, सेंटर sir. ऑफ मास से पास करेगा, सो दैट द ब्लॉक केप्ट ऑन द बैक डज नॉट टॉपल। अब इस और इसका जो मास है, वेट जो है एम जी, इस तरफ डायरेक्शन में लगेगा। अब इसको अगर टॉपल नहीं करना है तो इस पॉइंट, टॉपल किस पॉइंट के अबाउट करेगा? इसी पॉइंट के अबाउट ये टॉपल करेगा ना, इस तरह से। टॉपल करना मतलब ऐसे रोटेट होके गिर जाना। मतलब इसका जो टॉर्क है और इसके वजह से जो टॉर्क है, दोनों बैलेंस होना चाहिए। ये जो है ये h है और ये a है, तो ये कितना हो जाएगा? a/2 हो जाएगा, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? h/2 हो जाएगा। तो टॉर्क ड्यू टू स्यूडो फोर्स इज ma into h/2, राइट। ये रोटेशन का पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा, टॉपल करेगा। ma into h/2 should be equal to mg into a/2 for this to be in rotational equilibrium। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए ये कंडीशन है, 2 काट दो, ये a डिस्टेंस वाला a है, ठीक है, और ये जो a है ये एक्सेलरेशन वाला a, ठीक है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हम लोग को निकालना है। तो चलो ये अल्फा दे रखा है ना, तो कंफ्यूजन ना हो, अल्फा ले लो। तो अल्फा m काट दो, अल्फा इज इक्वल टू g इंटू a डिवाइडेड बाय h, ऑप्शन 1। क्लियर है बच्चों? टॉपल वाला क्वेश्चन हम लोग नहीं किए थे पहले, तो ये नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ सीख लो। समझ में आ गया ना सबको? समझ में आ गया बच्चों? Yes, sir. लिख भी लिया सबने? डन? यस सर। नेक्स्ट ट्राई कीजिए।
नहीं आया बच्चों? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो और समझो। फ्रॉम अ डिस्क ऑफ, नीट 2016 में आया हुआ है, ठीक है। फ्रॉम अ डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास m, तो एक रेडियस r का एक डिस्क है, इसका मास m है। अ सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर r, इसमें से हम लोगों ने क्या किया, ये सर्कुलर होल निकाल दिया, ठीक है, ये हम लोगों ने निकाल लिया। सो सर्कुलर होल ऑफ रेडियस डायमीटर r whose rim passes through the center, जो सेंटर से पास करता हुआ रिम है, is cut. What is the moment of inertia of the remaining part of the disk about the perpendicular axis passing through the center? तो देखो हम लोग क्या करते हैं, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ जो डिस्क को रिमूव किए हैं, मोमेंट ऑफ, या पहले मास पर यूनिट एरिया निकाल लो। मास पर यूनिट एरिया निकालोगे m बाय पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। नाउ मास ऑफ रिमूव्ड पोर्शन, तो मास ऑफ रिमूव्ड पोर्शन क्या हो जाएगा, m बाय पाई आर स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ रिमूव्ड पोर्शन। भाई ये रेडियस, इसका जो रिमूव पोर्शन है उसका रेडियस कितना है, r/2 है ना, r/2, पाई इंटू r/2 का होल स्क्वायर, पाई पाई कट गया, ये हो जाएगा mr स्क्वायर बाय 4 और r स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा m/4। मतलब m/4 वाला मास हटा दिया, बचा हुआ कितना मास बचा, 3m/4 बचा, और ये m/4 हटा दिया। अब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं रिमूव्ड पार्ट का। आई रिमूव्ड पार्ट, ठीक है, अबाउट ओ पॉइंट के अबाउट रिमूव्ड पार्ट का निकालते हैं। रिमूव्ड पार्ट का इस पॉइंट के अबाउट, सेंटर के अबाउट क्या होगा, डिस्क का mr/2 का होल स्क्वायर, mr स्क्वायर बाय 2 होता है डिस्क का, और प्लस इसको शिफ्ट कितना कर रहे हैं, r/2 से शिफ्ट कर रहे हैं, m r/2 का होल स्क्वायर, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से, इससे हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट o निकल जाएगा। क्लियर है ये? आना बताते जाओ। mr स्क्वायर बाय 8 हो गया ये, और ये mr स्क्वायर बाय 4 हो गया, तो ये 2 टाइम करो, 3mr स्क्वायर अपॉन 8 हो गया रिमूव्ड पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सॉरी पाप कर लिया हमने। रिमूव्ड पार्ट का मास m/4 है ना, तो यहाँ m/4 यूज कर, ठीक है। तो 3mr स्क्वायर अपॉन 32 हो जाएगा। क्लियर बच्चों? ये जो रिमूव पार्ट था उसका मास m/4 था, इसीलिए m/4 इंटू, और ये कर रहा है, तो ये हमारा रिमूव्ड पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया। आप अबाउट ओ, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, आई रिमेनिंग इज इक्वल टू आई टोटल माइनस आई रिमूव्ड, होगा ना बच्चों? तो आई टोटल मेरा क्या है, डिस्क का mr स्क्वायर बाय 2 है, इसमें से रिमूव्ड पार्ट का क्या है, 3mr स्क्वायर अपॉन 32, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाय 2 माइनस 3mr स्क्वायर बाय 32। भाई एलसीएम ले लेते हैं, 32, तो 16 माइनस 3, 13mr स्क्वायर बाय 32 हो जाएगा, 13/32 mr स्क्वायर, तो 13/32 mr स्क्वायर, ऑप्शन 2। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर है बच्चों? यस सर। चलो वी विल स्टॉप हियर फॉर द डे, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस हैं उसको कर लेंगे अगले, मतलब टुमारोज क्लास वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर ऑन। ओके ओके सर, चलो बाय एंड टेक केयर। बाय सर, थैंक यू। Thank you, sir.